स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं पादप समुदाय क्या होता है या प्लांट कम्युनिटी। हम देखते हैं नेचर में किसी क्षेत्र में सिर्फ एक ही प्रकार के पौधे नहीं होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पौधे होते हैं, छोटे बड़े विभिन्न जातियों के पौधे उगते हैं और उन पौधों के मध्य आपस में परस्पर संबंध रहता है। वो एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। तो पौधों का ऐसा समूचे जो होता है उसे हम कहते हैं पादप समुदाय। जैसे इस पादप समुदाय में शाक भी हो सकते हैं, छूप, वृक्ष, झाड़ी, सभी प्रकार के पौधे होते हैं, छोटे बड़े सभी। वो आपस में भी क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं और उनका जो वातावरण है, जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ की, उनके साथ भी वो क्या करते हैं, अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। तो उसे हम कहते हैं पादप समुदाय। और अगर एक किसी विशेष क्षेत्र में एक ही जाति के पौधे होते हैं तो वो पौधे उस जाति की क्या कहलाते हैं, जनसंख्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं हम। जैसे मान लो कहीं पे एक कोई विशेष क्षेत्र है, उसमें सिर्फ आम के ही पौधे हैं, आम की सिर्फ एक ही जाति के पौधे हैं, तो वो सभी पौधे उस आम की जाति की क्या कहलाते हैं, जनसंख्या, पॉपुलेशन। कि ये आम की जाति की क्या है, पॉपुलेशन है। अब माना कि समुदाय में भी हम देखते हैं कि एक या एक से अधिक जातियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं, सुस्पष्ट होती हैं, क्योंकि एक तो वो आकार में बड़ी होती हैं और दूसरा वो स्पेस ज़्यादा घेरती हैं आकार में बड़ी होने के कारण, और दूसरा उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। ऐसी जो जातियाँ होती हैं वो डोमिनेंट या प्रमुख जाति कहलाती हैं उस पर्टिकुलर समुदाय की। और ये जो डोमिनेंट या प्रमुख जो होती हैं उस पादप समुदाय की, वो ही उस समुदाय की समस्त जो जो परिस्थितियाँ होती हैं उन सबको नियंत्रित करके रखती हैं। और वो जातियाँ जो प्रमुख हैं, जो डोमिनेंट हैं, वो ये भी डिसाइड करती हैं कि वहाँ पे अन्य कौन सी नई जातियाँ आकर बस सकती हैं। अब हम देखें प्लांट कम्युनिटी दो टाइप की होती है। एक होती है विवर्त या ओपन कम्युनिटी और दूसरी होती है क्लोज्ड कम्युनिटी। ओपन कम्युनिटी कौन सी होगी, मान लिया ये एक समुदाय है, पादप समुदाय है, प्लांट कम्युनिटी है, जिसमें पौधे हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के पौधे हैं, या कहें एक से अधिक जातियां हैं पौधों की। ये इन पौधों के बीच में दूरी अधिक होती है, तो अधिक अधिक दूरी पे होने के कारण वहाँ पे कुछ नई जातियाँ और आकर बस सकती हैं, वहाँ पे कुछ संभावना है, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी दूरी है, स्पेस है, तो इनके बीच में कंपटीशन भी कम है। जो भी पारिस्थितिक के कारक हैं उन सब के लिए, जैसे खनिज लवण है, जल है, प्रकाश है, आर्द्रता है, इन सब के लिए इनके पास क्या कंपटीशन कम है, तो नई जाति यहाँ आके बस सकती है। तो इसे हम कहते हैं ओपन कम्युनिटी, मतलब ये नई जाति के लिए क्या है, ओपन है। दूसरी है क्लोज कम्युनिटी। क्लोज कम्युनिटी या संवर्त समुदाय होता है, उस समुदाय में पादप जातियां होती हैं, अर्थात हम कहें जो पौधे होते हैं वहाँ उस समुदाय के, वो बहुत सघन होते हैं, मतलब पास पास में होते हैं, और पास पास में अधिक होने के कारण नई जातियां के वहाँ आकर के बसने की संभावना क्या हो जाती है, बहुत कम होती है या नहीं होती है। इस प्रकार की कम्युनिटी को कहते हैं क्लोज्ड कम्युनिटी, मतलब वहाँ कोई नई जाति नहीं आ सकती। अब हम देखें पौधों के पारस्परिक संबंध क्या है, म्यूचुअल रिलेशन क्या है। तो तीन टाइप के होते हैं, एक है स्पर्धा या कंपटीशन, दूसरा है स्तरण या स्ट्रेटिफिकेशन, और तीसरा है पर निर्भरता या डिपेंडेंसी। सबसे पहले हम देखें स्पर्धा या कंपटीशन। इसमें पौधों के बीच में जो पारिस्थितिक कारक हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ता है। जैसे एक ही जाति के पौधे हैं या फिर अलग अलग जाति के पौधों के बीच में भी जो भी पारिस्थितिक कारक हैं, जैसे प्रकाश है, जल है, वाटर, खनिज लवण, इन सब के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। हम देखते हैं जैसे फार्मर होता है, किसान होता है, वो अपनी फसल को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए उसके बीच में जो वीड्स होती है, खरपतवार होती है, उसको नष्ट कर देता है, उखाड़ के फेंक देता है, या वीडिसाइड से उसको नष्ट करता है,
ताकि उसकी फसल है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। दूसरा, हम जंगलों में भी देखते हैं कि इमारती लकड़ियाँ अच्छे से उनको प्रोडक्शन करने के लिए इमारती लकड़ी का वहाँ के आसपास के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है ताकि इमारती लकड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सकें। मतलब उन पौधों के बीच में कंपटीशन जो होता है या स्पर्धा है वो कम हो जाए। दूसरा है स्तरण या फिर स्ट्रेटिफिकेशन। तो विभिन्न जातियों के पौधों में अगर अलग अलग प्रकार की जातियाँ हैं तो उनमें मांग क्या होती है, समान नहीं होती। और मांग समान नहीं होने के कारण कुछ पौधों को ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कुछ को उन कारकों की ज़्यादा कम आवश्यकता होती है तो वो नीचे होते हैं। इस प्रकार उनका एक स्तरण हो जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे छोटे पौधे नीचे हैं, फिर उससे बड़े हैं, फिर उससे बड़े हैं, तो इस प्रकार से एक स्तरण हो जाता है, उनमें स्तर बन जाते हैं अलग अलग। तीसरा है पर निर्भरता या डिपेंडेंसी। इसमें है कि पौधों का जो सर्वाइवल है एक पादप समुदाय में वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे घने वृक्ष हैं, वो काफ़ी ऊंचे होते हैं और उनकी छाया होती है, और उनकी छाया के नीचे ब्रायोफाइट और फर्न सूखते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट और जो टेरिडोफाइट्स हैं वो उनको उगने के लिए नम वातावरण चाहिए, उनको छाया वाले जगह चाहिए। तो जो वृक्ष होते हैं जिनकी घनी छाया होती है वहाँ उनके नीचे ब्रायोफाइट और फर्न उग सकते हैं, तो ये इन पे डिपेंडेंट हैं। ऐसे ही हम देखें जो बहुत विशाल वृक्ष होते हैं, जैसे हम कहें जिम्नोस्पर्म है, तो उनकी जो रूट्स होती है उनके साथ में कवक होते हैं, वो सहजीवन दर्शाते हैं, जिन्हें माइकोराइजा कहते हैं। तो वो माइकोराइजा की वजह से इन पौधों की जड़ें हैं वो जल व खनिज लवणों का अच्छे से अवशोषण कर लेती हैं। तो ये भी एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। अब हम देखें पादप अनुक्रमण। आगे है पादप अनुक्रमण या प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन क्या होता है, कोई भी मान लिया कोई नग्न स्थान है, नग्न स्थान का मतलब है जहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं है, कोई भी वेजिटेशन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, वो बिल्कुल नग्न स्थान है। वहाँ पे धीरे धीरे पादप समुदाय के जमाव को क्या कहते हैं हम, पादप अनुक्रमण कहते हैं। ये से पादप अनुक्रमण या फिर प्लांट सक्सेशन कहते हैं। अब अनुक्रमण के कारण क्या हैं, कारण देखें तो अनुक्रमण या जो सक्सेशन है उसके 3 कारण हैं। पहला है जलवायु कारक, दूसरा है भूआकृतिक कारण, और तीसरा जैविक कारण। सबसे पहले हम देखें जलवायु कारक। जलवायु कारक में जैसे कहीं पे मान लिया कि पहले वेजिटेशन है, वहाँ जंगल है या काफ़ी अच्छी वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे अचानक सूखा पड़ गया, अकाल की स्थिति हो गई, या अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, आंधी, हिमपात, पाला पड़ गया, इन सब की वजह से वहाँ की पूरी वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है और वो क्षेत्र नग्न हो जाता है बिल्कुल, और वहाँ पे अनुक्रमण की स्थिति हो जाती है। अनुक्रमण अभी हमने कहा क्या होता है कि नग्न क्षेत्र में पादप जाति का धीरे धीरे या पादप समुदाय का जो धीरे धीरे जमाव होगा, जैसे पहले छोटे पौधे आएंगे, फिर उनके ऊपर बड़े आएंगे, फिर बड़े, ऐसे वापस से वहाँ पे एक वेजिटेशन अच्छी खासी बन जाती है, उसको हम कहते हैं अनुक्रमण। तो ये यहाँ नग्न क्षेत्र बना और वहाँ अनुक्रमण की स्थिति हो जाती है। तो पहला कारण तो है जलवायु कारकों की वजह से अनुक्रमण की स्थिति आती है। दूसरा है भूआकृतिक कारण। भूआकृतिक कारण में जैसे मृदा अपरदन है, सॉइल इरोजन हो गया, पूरी मिट्टी है वो कट के चली जाती है बाढ़ के साथ में या पानी के साथ में, या फिर मृदा का जमाव, मिट्टी है वो एक जगह, पहले मान लिया वहाँ घास है, वनस्पति है, उसके साथ उसके ऊपर बहुत मिट्टी जम गई है, तो वहाँ भी वो एकदम से नग्न क्षेत्र बन गया है। तीसरा है जैविक कारण। इसमें ह्यूमन जो मनुष्य हैं वो अगर वनों की जो फॉरेस्ट है उनकी कटाई से वो सफाई करें, वहाँ पे पशु, मान लिया कहीं पे अच्छी वेजिटेशन है लेकिन पशुओं की चराई के कारण वहाँ पे वो क्षेत्र पूरा नग्न हो जाता है। तो तीनों ही स्थितियों में नग्न क्षेत्र होता है और वहाँ पे अनुक्रमण की स्थिति बन जाती है। अब है अनुक्रमण के टाइप देखते हैं। तो
दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, एक होता है प्राथमिक या प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा द्वितीयक या सेकेंडरी सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है, मान लिया शुरू से ही वो क्षेत्र जो है वो वनस्पति रहित है, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है किसी भी प्रकार की, और वहाँ पे सबसे पहले अगर अनुक्रमण हो रहा है तो उसको कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। मतलब वहाँ पे सबसे पहली बार किसी पादप समुदाय का जमा होगा, पहली बार वहाँ पे कोई वेजिटेशन आएगी, इसलिए उसे कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। जैसे रेतीले टीले हैं, वहाँ पे कभी भी कोई वेजिटेशन नहीं है, या ज्वालामुखी से निकली हुई राख वाला क्षेत्र है, वहाँ भी कोई वेजिटेशन नहीं है, या नग्न चट्टान है जहाँ पे कभी भी कोई भी वेजिटेशन नहीं रही है, पहली बार वहाँ पे वेजिटेशन बनेगी, इसको कहेंगे हम प्राथमिक अनुक्रमण। दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण। इनमें क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पहले वनस्पति होती है लेकिन किसी भी कारणवश, चाहे जलवायु भी कारक हो सकते हैं, चाहे भू आकृति कारक हो सकते हैं, चाहे जैविक कारक होते हैं, किसी भी कारण से, ये सब कारण हैं, इन कारणों की वजह से मान लिया वहाँ पे वनस्पति वो समूल नष्ट हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है, और वहाँ पे दोबारा अगर वेजिटेशन आएगी, पादप समुदाय का जमाव होगा, तो उसे कहेंगे द्वितीयक अनुक्रमण। अब हम देखें अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया। अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया में देखें हम कि जितनी भी अनुक्रमण के प्रोसीजर होते हैं, जो भी अवस्थाएं होती हैं, वो 4 टाइप की अवस्थाएं होती हैं पूरे अनुक्रमण के प्रोसेस में। पहला है अनाच्छादन या न्यूडेशन, दूसरी होती है आक्रमण या इन्वेशन, तीसरी है स्पर्धा एवं प्रतिक्रिया, और चौथी है स्थायित्व और चरम वनस्पति क्लाइमेक्स वेजिटेशन। ये 4 चरणों में अनुक्रमण पूर्ण होता है। ये 4 कारण हैं, इन चारों कारणों की वजह से क्या होगा, अनुक्रमण की प्रोसीजर है वो कंप्लीट होती है। इसमें अब सबसे पहले हम देखें अनाच्छादन या न्यूडेशन। न्यूडेशन क्या होता है, मान लिया अभी हमने कहा था कि जलवायु भी या भू आकृतिक या जैविक कारक, किसी भी या मानवीय क्रिया जो भी है, इनके कारण किसी भी स्थान का वनस्पति रहित होना या नग्न होना क्या कहलाता है, अनाच्छादन। मतलब वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं होगी तो वो है अनाच्छादन। वो किसी भी कारण से हो सकता है, जो हमने अभी ऊपर देखे हैं। तो अब अनाच्छादन होने के बाद में क्या होगी, वहाँ अनुक्रमण होगा, मतलब नई वेजिटेशन आकर के वहाँ पे बसेगी। तो दूसरा पॉइंट होगा आक्रमण। अब यहाँ पे नई वेजिटेशन का आक्रमण होगा, इन्वेशन होगा। तो जो अनाच्छादित क्षेत्र हैं उनके आसपास में और दूसरे कोई पादप समुदाय हैं, वहाँ से कुछ पौधों के जननक्षम भाग, जैसे बीज हैं, बीजाणु हैं, जिन्हें हम पौधों के प्रवर्धक अंग या जेम्यूल बोलते हैं, वो किसी कारण से, मतलब कि जंतुओं के थ्रू आ सकते हैं, जल के थ्रू आ सकते हैं, वायु के थ्रू आ सकते हैं, तो किसी भी एजेंट की सहायता से वो उस अनाच्छादित क्षेत्र में आकर के अंकुरित होंगे। इस क्रिया को हम कहते हैं आक्रमण। मतलब वहाँ पे पौधों को क्या हुआ, आक्रमण हुआ है पौधों के जननक्षम भागों का, और वहाँ आकर के अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर वो पौधे क्या होंगे, अंकुरित हो जाएंगे। उनमें जो सबल पौधे होंगे, जिन पौधों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, वो क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, और जिनके लिए परिस्थितियाँ प्रतिकूल होंगी वो नष्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले अनुक्रमण की क्रिया में सबसे पहले आने वाली जो वेजिटेशन होती है उसको हम कहते हैं पुरोगामी। पौधों की वो जाति जो सबसे पहले आती है उस जाति को क्या कहते हैं, पुरोगामी या पायोनियर। ये इम्पोर्टेंट है। अब आक्रमण जब होता है तो इस आक्रमण की प्रोसेस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला प्रवास, दूसरा आस्थापन और तीसरा संवहन। सबसे पहला है प्रवास या माइग्रेशन। इसमें क्या होगा कि पौधों का जो भी प्रवर्धक या हम कहें जननक्षम भाग हैं, बीज बीजाणु वगैरह, ये सब किसी भी एजेंट की सहायता से पुराने समुदाय से जो अनाच्छादित या फिर नग्न क्षेत्र है उसमें आकर के अंकुरित हो जाएंगे। इस क्रिया को हम कहते हैं माइग्रेशन या प्रवास, मतलब
वहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं। दूसरा आस्थापन या स्पीसीज, इसमें जो माइग्रेशन के थ्रू जो पौधे आए हैं वो अंकुरित होकर वहाँ पे उनका स्थापन होने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं आस्थापन या इक्केसिस। इसमें जो पौधों की जाति है वो क्या होगी, अंकुरित होकर ग्रोथ करेगी और वो जब तक अपना एक जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर लें तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उसका आस्थापन हो गया। जैसे ही कोई भी पादप जाति अपना एक जीवन चक्र पूर्ण कर लेती है तब हम कहते हैं कि इस जाति का आस्थापन हो गया है। और उसके बाद उसका उपनिवेशन या कोलोनाइजेशन होता है, मतलब कॉलोनी बनाती है। और उसके बाद होगा समूहन या एग्रीगेशन। तो जो भी कोलोनाइजेशन होगा उसके बाद में खूब प्रवर्धन होगा और जो पुरोगामी वनस्पति जो है या जातियां हैं उनका क्या होने लगता है, समूहन होने लगता है। तो इनका समूहन होने लगा जिसके फलस्वरूप प्रकाश स्थान में पोषकों के लिए इनके क्या होगा, कंपटीशन बढ़ने लगेगा। और कंपटीशन बढ़ेगा तो जो पौधे क्या होंगे, सबल होंगे, वो जीवित रहेंगे। तीसरा पॉइंट है इन्वेशन या आक्रमण के बाद में स्पर्धा एवं प्रतिक्रिया बढ़ेगी, कंपटीशन और रिएक्शन होगा। जैसे अभी हमने कहा जो पायनियर जातियां हैं, पायनियर स्पीसीज हैं, उनके मध्य क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो अगर एक ही जाति के पौधों के बीच में कंपटीशन होता है उसको हम कहते हैं अंतरजातीय। और एक से अलग अलग जाति के पौधों के बीच में कंपटीशन होता है उसको कहते हैं हम अंतरजातीय। अब इनके बीच में जो भी जल, प्रकाश, खनिज, लवण, इन सब के लिए कंपटीशन होगा। तो जो सबल पौधे होंगे, जो ज़्यादा अच्छे से अनुकूलित होंगे, वो क्या होंगे, जनन करेंगे। और जनन करने के पश्चात वो आपस में भी अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं और साथ में जो वातावरण है उसके साथ भी अन्योन्य क्रिया करते हैं। फलस्वरूप कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे पौधे के सड़े गले भाग हैं तो उनसे ह्यूमस बनेगा, उसका संचयन होगा। और साथ में पौधों की जो छाया के कारण, पौधों की छाया होगी, अच्छे से ग्रोथ करेंगे तो उसके कारण भी कुछ जलवायु परिवर्तन होते हैं। और इन सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन होने के कारण कुछ परिस्थितियां परिवर्तित होंगी। और ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो पहले पायोनियर वेजिटेशन आई थी उसके लिए ये कम अनुकूल हो जाती हैं और नए आक्रामकों के लिए ये अधिक अनुकूल हो जाती हैं। तो जो पायोनियर वेजिटेशन थी उसके लिए ये कम अनुकूलित होने के कारण पायोनियर वेजिटेशन है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और वो उनका स्थान कौन ले लेंगे, जो नए आक्रामक हैं वो ले लेंगे। मतलब अगर वहाँ पे पहले शाक हैं तो शाकीय पौधों का स्थान छूप ले लेंगे। और मतलब हैब्स हैं तो हैब्स का स्थान कौन ले लेंगे, शब्स। और शब्स का स्थान कौन ले लेंगे, ट्रीज ले लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक पायनियर वेजिटेशन को रिप्लेस कर देते हैं जो नए आक्रामक होते हैं वो। चौथा पॉइंट है स्थायित्व तथा चरम वनस्पति। अब ऊपर की जो जितने भी हमने देखिए जो प्रोसेस हुई है और जो पारस्परिक क्रियाएं हुई हैं उसके फलस्वरूप पादप समुदाय है वो धीरे धीरे एक निश्चित क्रम और निश्चित दिशा में विकसित होने लगता है। जैसे पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप पारिस्थितिकी कारकों में परिवर्तन हुआ और उसके फलस्वरूप एक स्थायी वातावरण बन जाता है बिल्कुल वहाँ। और उस स्थायी वातावरण में अंत में एक स्थायी वनस्पति बन जाती है उसी वातावरण के अनुकूल। चाहे वो शाकीय वनस्पति हो सकती है, चाहे वो छुपीय या सब हो सकता है, या फिर ट्रीज के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन जो भी वनस्पति बनेगी लास्ट में वहाँ के वातावरण के साम्य में या वहाँ की जलवायु के अनुकूलित उस वनस्पति को हम कहते हैं चरम वनस्पति या क्लाइमेक्स वेजिटेशन। मतलब जो सबसे लास्ट में उस पादप समुदाय की जो स्थायी वनस्पति बनती है उसको हम क्लाइमेक्स वेजिटेशन बोलते हैं। जबकि जो सबसे पहले आई थी उसको क्या बोला था, पायोनियर या पुरोगामी वेजिटेशन।
तो ये क्लाइमेक्स वेजिटेशन बन जाती है। और ये क्लाइमेक्स वेजिटेशन है वो वहाँ के वातावरण या जलवायु के प्रति क्या होती है, अनुकूलित होती है। इस क्लाइमेक्स वेजिटेशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं जब तक कि कोई बाह्य कारक है वो उसको प्रभावित नहीं करे। और उस पादप समुदाय में जितने भी पर्यावरणीय कारक होते हैं वहाँ पे, जैसे प्रकाश है या स्पेस है या ह्यूमिडिटी है, पोषक तत्वों का जो चक्रीकरण है, उनका साइकिल जो चलता है, ये सब उस पादप समुदाय के अधीन होते हैं, उसी के नियंत्रण में होते हैं। और उसके कारण ही नई जातियों के प्रवेश की संभावना कम होती है, क्योंकि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो वहाँ पे क्या हो गई है, वहाँ की जलवायु के प्रति अनुकूलित है और उसके साम्य में होती है। अब हम लास्ट देखें अनुक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। तो अनुक्रमण में हमने कहा सबसे पहले नग्न क्षेत्र या अनाच्छादित क्षेत्र होता है, उसमें पायोनियर वेजिटेशन आती है। और उसके बाद उस सक्सेशन के अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं आती हैं जिन्हें हमने देखा। और लास्ट में जो वनस्पति या जो वेजिटेशन बनती है उसको हम कहते हैं चरम समुदाय या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। लास्ट में जो कम्युनिटी बनेगी वो क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब यहाँ जो अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं होते हैं उन्हें हम कर्म की समुदाय या कर्म की अवस्था या सीरियल कम्युनिटीज या सीरियल स्टेज कहते हैं, या फिर हमें इन्हें सीयर नाम देते हैं। अब इसके आधार पर हम अनुक्रमण को भिन्न भिन्न प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम मरुकर्मक या जीरो सीयर, मतलब शुष्क या मरुस्थलीय आवास में जो भी अनुक्रमण होगा उसको हम कहेंगे मरुकर्मक या जीरो सीयर। अगर अनुक्रमण या सक्सेशन जलीय आवास में हो रहा है तो उसे जलकर्मक या हाइड्रोसीयर कहेंगे। अगर सबसे पहले चट्टानों पर अनुक्रमण या सक्सेशन हो रहा है तो उसे शैल, क्योंकि चट्टान को शैल बोलते हैं, तो शैल कर्मक या लिथोसीयर कहेंगे। अगर लवणीय जल की भूमि है और वहाँ पे सक्सेशन हो रहा है या अनुक्रमण हो रहा है सबसे पहले तो उसे लवण कर्मक या हेलोसीयर कहेंगे। और अगर रेतीले टीलों पे हो रहा है, बालू मिट्टी पे हो रहा है तो उसे बालू के कर्मक या सेमोसीयर कहा जाता है।